ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं इनको काउंट कर लीजिए, जितने पार्टिकल्स हैं, ये एक सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये रखे हुए हैं। अब इस पूरे सिस्टम का आपको जो यहाँ पर पढ़ना है वो सेंटर ऑफ मास निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? अगर आपसे पूछा जाए सेंटर ऑफ मास क्या है, तो आप जवाब देंगे सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पॉइंट जहाँ पर किसी भी बॉडी का होल मास एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ पर किसी भी बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बाहर होने का एग्जाम्पल क्या है? रिंग। जैसे रिंग है, रिंग बीच में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एयर होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, एयर में। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो बॉडी से अलग ही है ना। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें पूछा जाएगा कि किसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द रिंग। स्फीयर का सेंटर ऑफ द रिंग। ट्राइंगल का मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, सेंट्रोइड बोलते हैं उसे। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मिड पॉइंट ये हो गया, ये मिड पॉइंट ये हो गया, ये मिड पॉइंट ये हो गया, ये सेंट्रोइड है। इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आप इसे प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट, जैसे मान लीजिए आपने ये लिया और इसको आपने यहाँ पर रखने का प्रयास किया, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट आप इसे रोक पाए ना, मतलब इसका होल मास यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड आप एज्यूम मान सकते हैं। तो ये क्या है? ये क्यूबॉइड है। ये क्या है? तो क्यूबॉइड का ये वाले पॉइंट से लेकर के दूसरे वाले एंड तक डायगोनल, ऐसी इस वाले से इस वाले तक, यहाँ का लेंगे और यहाँ का लेंगे अपोजिट। जैसे ये रूम है, रूम का ये वाला कॉर्नर और वो नीचे वाला कॉर्नर, ये ऊपर वाला कॉर्नर और नीचे वाला कॉर्नर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है, कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है, इस रेक्टेंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास पता लगाना है, यहाँ पर होगा। जहाँ पर रेक्टेंगुलर लैमिना का डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। स्क्वायर की बात करें अगर, तो स्क्वायर का भी क्या होगा? जहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे। सर्कल का क्या होगा? जहाँ सर्कल का सेंटर होगा। कोई रॉड है अगर, रॉड का कहाँ पर होगा? रॉड की एक्सिस का मिड पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लीजिए कोई हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है तो उसकी एक्सिस का मिड पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्लियर कि नहीं क्लियर? तो ये सब स्टैंडर्ड सेंटर ऑफ मास हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सब पहले से आपको पता भी है, ये सब बेसिक बातें हैं। हमें जो मेनली पढ़ना है, जो हमारे पेपर में आएगा वो क्या आएगा वो समझें। पेपर में आएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। पहले हम आपको टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाएंगे,
फिर उसी में सिमिलरली हम 3 का बोल देंगे, फिर 4 का बोल देंगे, फिर n का बोल देंगे। ठीक है, मेन है 2 पार्टिकल का। 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने में जो मेहनत करनी है बस वही मेन मेहनत है। बहुत ध्यान लगा के समझिएगा, और इसके पेपर में आपके आने के 100% चांस है। ये भी बता दें इस चैप्टर में से आपके पेपर में क्या आ सकता है। तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले नंबर में इसको बताएंगे, सेकेंड नंबर में आप बताएंगे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है, और थर्ड नंबर में आप बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फोर्थ नंबर में आप बताएंगे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन। फिफ्थ नंबर में बताएंगे आप एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन, ये सब प्रूफ है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप ऐसे सीख जाएंगे, केवल ध्यान लगा के यहाँ सुनना है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, मन अगर कहीं घूम रहा है तो उसे पहले यहाँ पर ले आएंगे। फिजिकली प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। मंदिर जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है मन का मंदिर में जाना। आप मंदिर में जा कर के भी कहीं और की बात सोच रहे हैं, मंदिर जाने का कोई फल नहीं है। ऐसे कोचिंग में आ कर के और आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आप प्रेजेंट होने का। प्रेजेंट होकर के भी आप एब्सेंट हैं। तो ये जो पॉइंट सिखा रहे हैं बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना, चाहे पीछे का किसी को कुछ नहीं आता हो, 100% गारंटी है समझ में आएगा ये। क्या यार तुम भी देख रहे हो। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, तो ये आपका लेट कर लीजिए एक्स एक्सिस है, ये लेट कर लीजिए आप वाई एक्सिस है, और ये लेट कर लीजिए आप जेड एक्सिस है। यहाँ पर 2 पार्टिकल यहाँ पर रख दिए गए, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, 2 पार्टिकल रखे हैं, ठीक है। 2 पार्टिकल यहाँ पर रखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इस वाले पार्टिकल को ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है, और ओरिजिन से इस वाले पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की तरफ, इसका सेंटर यहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ मास होगा, इसका एरो लगाना है और इसका नाम दे देना है R1 वेक्टर। इसका नाम क्या दे देना है, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ M1। R1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ M1। पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये बैठा है यहाँ पर, इसकी पोजीशन बताना है, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स पता लगाएंगे आप, ठीक है। और फिर कोऑर्डिनेट्स जब पता चल जाएंगे फिर उनमें क्या करेंगे आप, आई कैप, जे कैप और के कैप। जैसे मान लीजिए अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर कोई आपसे पूछता है R1 वेक्टर बताओ क्या है, तो आप बताएंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए R2 वेक्टर बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 कितना आ जाएगा, x2 आई कैप। कोई दिक्कत, R1 वेक्टर आ गया और R2 वेक्टर आ गया। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ M2, ये आपका M2 है, इसकी लोकेशन है x2, y2, z2। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए आप, ये आपका हो गया R2 वेक्टर। और आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ कहीं बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होगा RCM, ये आपका है x, y, z। RCM वेक्टर, RCM वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ
ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये हमने लिख दिया। अब समझो बात को, ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले में कुछ फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इसमें कुछ फोर्स लगा रहा होगा। लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? आप सबको पता है ना। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट ये बैठे हुए हैं तो ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं? जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, तब ये बैठे हैं। अगर इसने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब क्या हुआ, ये वाला इसमें जो फोर्स लगाएगा वो अंदर की तरफ लगाएगा, उसका नाम हो जाएगा F12 वेक्टर। क्या नाम दे दिया हमने उसका? तो यहाँ पर लिख देना आप F12 वेक्टर क्या है, आप बता देना फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F12 का नाम क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब ये वाला इसमें लगाएगा कुछ फोर्स, वो कितना लगाएगा? F21। इसका नाम क्या होगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये सबसे पहले लिख देना है कि भाई हम ये चीज़ें यूज कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। हमने बता दिया आपको पहले। अब क्या है कि यहाँ पर इस वाली बॉडी में कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी हमारा लगाने की इच्छा कर रही है। क्या कर रही है? ठीक है, और इस वाले में भी हमारी इच्छा कर रही है। F2 वेक्टर एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगा दिया गया। ठीक है, तो F1 वेक्टर ये लगा दिया गया और F2 वेक्टर ये लगा दिया गया। अब आपको यहाँ पर करना क्या है? अब आपको यहाँ पर करना है इस वाले बॉडी में टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो पता लगाना है। सबसे पहले इस वाली बॉडी में टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो पता लगाना है। तो इस वाली बॉडी में क्या लग रहा है फोर्स? एक F1 वेक्टर लग रहा है और एक F12 वेक्टर लग रहा है। दो ही लग रहा है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है, ध्यान दीजिए सभी, आपको यहाँ लिखना है F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर। मतलब इस वाली बॉडी में जो टोटल फोर्स लग रहा है वो F1 वेक्टर और F12 वेक्टर लग रहा है ना। और सभी ने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ भी पढ़ा होगा सभी ने। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिन लोगों को नहीं याद वो याद कर लें। न्यूटन का सेकंड लॉ F बराबर dp/dt होता है। जिसको नहीं याद वो याद कर लें। जिसे नहीं न्यूटन का द्वितीय नियम याद है वो याद कर ले, F बराबर dp/dt। बस ये यूज होने वाला है यहाँ पर, F = dp/dt। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? dp1/dt। P1 क्या है यहाँ पर? P1 है लीनियर मोमेंटम ऑफ M1। लीनियर मोमेंटम किसका है? M1 का। अब आ जाइए दूसरे वाले के पास। दूसरे वाले में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर = dp2/dt। यहाँ पर P2 वेक्टर क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ M2। लीनियर मोमेंटम ऑफ M2। कोई समस्या किसी को? बस ये दो लाइन मेन है। अभी नहीं, अभी सिर्फ इसको अपने मन को इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करके जितना बोर्ड में लिखा जाए पूरा एग्जैक्ट यहाँ कॉपी कर देना बिल्कुल माइंड में। और जब हम नोट करने के लिए कहें तो इसको बिना देखे करें। अगर आपने ये काम कर दिया तो ये मान लीजिए घर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी पढ़ाएं, पूरा ध्यान से माइंड में बैठाएं और बिना देखे लिख दें। 2 या 3 मिनट का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हो सकता है जल्दी भी हो जाए। क्यों? क्योंकि देख करके लिखने में ज़्यादा समय लगता है, बिना देखे लिखने में कम समय लगता है। पता है आपको कि नहीं पता?
ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 और इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों लाइन सबको आ गई ना समझ? पहली वाली लाइन क्या है? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी। ठीक। दूसरा क्या है? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड पार्टिकल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब खाली बैठे थे, टाइम पास हो नहीं रहा था, कुछ करना था, तो क्या करें हम? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्या कर दो? एडिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा यहाँ से? F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू dP1 बाई dt प्लस dP2 बाई dt। किसी को कोई समस्या इस लाइन को लिखने में? इस लाइन को लिखने में कोई दिक्कत? सिंपल, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया, ख़त्म। और सब लोग जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ भी, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ? जितना फोर्स ये यहाँ लगाएगा उतना ही फोर्स ये यहाँ लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अभी बताया था हमने आपको। मतलब कि F12 वेक्टर की वैल्यू और F21 वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो डायरेक्शन होने की वजह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? माइनस साइन लगा दिया है। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद आपको क्या करना है? F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर माइनस F12 वेक्टर। चाहे आप ये माइनस यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने F21 वेक्टर बराबर माइनस F12 लिख दिया तो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया इज इक्वल टू डी बाई डी टी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। कोई दिक्कत किसी को? तुरंत याद करते चलें साथ साथ। F12 वेक्टर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका आ जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। ठीक है, अभी यहाँ तक करने के बाद कुछ मज़ा नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये नहीं आ रहा है ना? थोड़ी देर बाद आएगा। इसके बाद क्या होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी। P1 वेक्टर को लिख दीजिए M1 V1 वेक्टर M2 V2 वेक्टर। कोई दिक्कत? यहाँ से आप लिख सकते हैं अगले स्टेप में F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू M1 को तो अलग लिख दें dV1 बाई डी टी M2 dV2 बाई डी टी। M1 यहाँ पर कांस्टेंट है, इस वजह से आगे लिख दिया, और डी बाई डी टी को अलग अलग लगा दिया। कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपका आ गया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू M1। V1 वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं आप? जिन लोगों को नहीं पता ये वाला फार्मूला वो याद कर लें। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया था। V इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, V इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी आर वन बाई डी टी, डी आर वन बाई डी टी प्लस M2 डी आर टू बाई डी टी। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए ध्यान से इधर, ये आपका बन गया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू M1 डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर R1 वेक्टर प्लस M2 डी स्क्वायर R2 और डी टी स्क्वायर।
ये पॉइंट समझे। डी बाई डी टी ऑफ डी आर वन बाई डी टी होता है डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर होता है। इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो डी आर बाई डी टी लिखा है इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और स्क्वायर लग गया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है 1 बार डिफरेंशिएशन। इस m1 को भी आप यहाँ से हटा करके अंदर पहुँचा सकते हैं, इस m2 को यहाँ से हटा करके आप अंदर पहुँचा सकते हैं, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। f1 वेक्टर f2 वेक्टर इज इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर m2 r2 वेक्टर। तो यह आ जाएगा f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर इज इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर लिख दो अलग, m1 r1 प्लस m2 r2। कोई दिक्कत? अब एक बात और आपको सिखाने वाले हैं। आपको पता है कि a इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया था। अब आप क्या करो, d बाई डी टी और v की जगह लिख दो डी आर बाई डी टी। v की जगह आप लिख दो डी आर बाई डी टी। तो ये आपका बन के आ जाएगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। मतलब बात ये निकल के आई कि अगर आपके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का तो 1 बार डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो पोजीशन का 2 बार, पोजीशन का कितने बार? 2 बार। पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन मिलता है। और यहाँ देखो जरा गौर से, ये क्या है? पोजीशन। ये भी क्या है? पोजीशन। मतलब ये पूरा टर्म एक तरीके से पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर का 2 बार डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है? लेकिन यहाँ तो फोर्स लिखा है, तो गलत बात है ना, सही नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन बनाने के लिए इसको m1 प्लस m2 से डिवाइड करें। होल मास ऑफ द सिस्टम से m1 प्लस m2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। होल मास ऑफ द सिस्टम से डिवाइड कर देना आपको, ठीक है। होल मास ऑफ द सिस्टम से क्या कर देना है? डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया है तो आपको राइट हैंड साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ से? ये जो आएगा ये पूरा आएगा एक्सेलरेशन। किसका आएगा एक्सेलरेशन? ये आएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय होल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय होल मास ऑफ द सिस्टम गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। यहाँ से क्या बन के आएगा? डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर। ये जो पूरा लिखा है इसका नाम आप दे सकते हो RCM। मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का 2 बार डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मतलब आपका यहाँ से पॉइंट निकल के आ गया RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसके लिए है? 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। अब यहाँ पर हम 3 पार्टिकल कर दें तो क्या दिक्कत होगी? कोई नई बात नहीं है। 3 पार्टिकल में लिख देना डायरेक्ट m1 r1 m2 r2 अगर हम n पार्टिकल्स कर दें प्लस डैश 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 mn rn अपॉन में डैश 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 mn। तो इस डेरिवेशन को याद रखने के लिए आपको छोटी सी बात याद रखना है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम का
डेरिवेशन करने के लिए आपको न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का यूज करना है। न्यूटन सेकेंड लॉ और बस सेकेंड लॉ नहीं याद तो पहले उसे याद करो। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल में टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो पता लगाओ, उसको किसके इक्वल कर दो, उसके लीनियर मोमेंटम के रेट से। फिर दूसरे वाले पार्टिकल में कितना फोर्स लग रहा है वो पता लगाओ, उसको किसके इक्वल कर दो, उसके लीनियर मोमेंटम के रेट से। कोई दिक्कत? RCM इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो, ये फॉर्मूला आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस RCM की वैल्यू पुट कर देना है। RCM की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप निकाली थी। ये तो लिखी ही है, कौन सी नई बात बता रहे हो तुम? M1 R1 वेक्टर की वैल्यू क्या बताई गई थी? M2 अपॉन, यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आई कैप का कोफिशिएंट और यहाँ से आई कैप का कोफिशिएंट एक साथ करना है। ये आपका आएगा M1 x1 प्लस M2 x2 आई कैप प्लस M1 y1 प्लस M2 y2 जे कैप प्लस M3 नहीं M1 z1 प्लस M2 z2 के कैप अपॉन M1 प्लस M2। अब आपको इस M1 प्लस M2 को इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग लिख देना है। तो आपका आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू आ जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 आई कैप प्लस M1 y1 M2 y2 अपॉन जे कैप प्लस M1 z1 M2 z2 अपॉन ठीक है। अब आपको बोथ साइड कंपेयर कराना है आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। y इज इक्वल टू M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2। z इज इक्वल टू M1 z1 प्लस M2 z2 अपॉन। ये हो गया 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। अगर 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखना चाहे तो M1 x1 प्लस M2 x2 y इज इक्वल टू M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M1 z1 प्लस M2 z2 प्लस M3 z3 अपॉन M1 प्लस M2 ये आपका हो गया 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए। अगर n पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखना है तो क्या होगा? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस डैश 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 Mn x अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश 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 प्लस Mn। ठीक है, समझ आ गया क्या?